Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Sources of Energy, and today's topic is wind energy. We saw in class 9th how unequal heating of land masses and water bodies by solar radiation generates air movement and causes winds to blow. बेटा जैसे अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब अनइक्वल हीटिंग होती है लैंड मास की और वाटर बॉडीज़ की सोलर रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एयर की जो मूवमेंट होती है वो जनरेट होती है और उसी की वजह से क्या होती है, विंड ब्लो करना शुरू होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी क्या होगा, कोई अनइक्वल हीटिंग हो रही है लैंड मास की भी, ठीक है, और वाटर बॉडीज़ की भी, ठीक है, सन की एनर्जी से, तो वो क्या करती है, एयर में एक मूवमेंट स्टार्ट करती है जिस वजह से क्या होता है, विंड ब्लो करने लग जाती है। ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू डू वर्क। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना वर्क करने के लिए। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाई विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। जैसे कि बेटा आपने पास्ट में देखा होगा कि विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता था विंड मिल्स को चलाने में ताकि हम अपना वर्क कर सकें। For example, in water lifting pump, the rotatory motion of windmill is utilized to lift water from the well. जैसे कि आपने देखा होगा कि विंडमिल में, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर लिफ्टिंग पंप जो होता है उसमें जो विंडमिल लगा होता है वो रोटेटरी मोशन करता है और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो वेल से ऊपर आता है। टुडे विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम आज की बात करें तो विंड का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। A windmill essentially consists of a structure similar to electric fan that is erected at some height on a rigid support. और विंडमिल जो है वो कैसा होता है, एक फ़ैन की तरह होता है, एक इलेक्ट्रिक फ़ैन की तरह होता है जिसपे क्या होता है, एक पीछे से सपोर्ट लगा होता है और वो जो फ़ैन है वो कुछ हाइट पे लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा ना घर में जो आपके टेबल फ़ैन होते हैं, ठीक है, एक हाइट से उठकर फिर वो लगा होता है, ठीक है, और तब वो रन करता है। तो उसी तरीके से हमारे जो विंडमिल है वो भी लगे होते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ विंडमिल इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है बेटा, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो विंडमिल है उसे रोटेट करना होगा ताकि उससे टर्बाइन रोटेट हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। द आउटपुट ऑफ अ सिंगल विंडमिल इज़ क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। अगर हम एक सिंगल विंडमिल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए तो कॉमर्शियल स्केल पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम बेटा हम क्या करते हैं, Therefore, a number of windmills are erected over a large area. इसीलिए एक बड़ी जगह पर क्या किए जाते हैं, बहुत सारे क्या किए जाते हैं, बहुत सारे विंडमिल को लगाया जाता है, विच इज़ नोन एज विंड एनर्जी फार्म, जिसको हम आम तौर पर विंड एनर्जी फार्म भी बोलते हैं। द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ विंडमिल इन द फार्म इज कपल्ड टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एट कॉमर्शियल लेवल, कॉमर्शियल स्केल। ठीक है, और जब ये विंडमिल एक ही फार्म में एक ही जगह पे लगा दिए जाते हैं तो सबसे जो एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और उसे फिर कॉमर्शियल स्केल पे यूज़ किया जाता है। ओके, डेनमार्क इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड। डेनमार्क बेटा जो कंट्री है उसे कंट्री ऑफ विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है। More than 25% of their electricity needs are generated through a vast network of windmills. और वहाँ पर जो 25% से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, वो एक बड़े नेटवर्क, जो विंडमिल का एक बड़ा नेटवर्क है वहाँ, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि वहाँ पे जो विंडमिल के जो फार्म है वो काफ़ी बड़े लेवल पे हैं जिसकी वजह से जो 25% जो बिजली है वो प्रोड्यूस होती है। इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट Germany is the leader while India is ranked in 15th in harnessing wind energy for the production of electricity. और अगर आउटपुट की हम बात करें तो जर्मनी क्या है, लीडिंग कंट्री है, ठीक है, विंड एनर्जी को यूज़ करने वाला और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला। बल्कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 5th रैंक में है, ठीक है, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। ओके, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 45,000 megawatt of electrical power can be generated if India's wind potential is fully exploited. और ऐसा माना गया है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि
45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो सकती है अगर इंडिया के जो विंड पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोइट किया जा सके। द लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म हैज़ बीन स्टैब्लिश नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। और अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु में यानी कि कन्याकुमारी में सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म है जहाँ पर 380 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती है। ओके बेटा, विंड एनर्जी इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या है, एनर्जी है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये क्या एक एफिशिएंट रिसोर्स है, किसका, एफिशिएंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें कोई भी हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस यूज़ नहीं करने पड़ते, ठीक है, इसे जनरेट करने के लिए। बट देयर आर मैनी लिमिटेशंस इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। इसमें एक्सपेंसेस तो इतने नहीं लगते लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इसे मतलब हार्नेस करने से पहले। फर्स्टली विंड एनर्जी फार्म्स आर एस्टैब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फ्रॉम द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। सबसे पहली बात यह है कि विंड एनर्जी फार्म्स जो है ये उन जगहों पे होनी चाहिए जहाँ पे विंड जो है मतलब साल के ज़्यादातर पार्ट में रहती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मंथ्स है उसमें क्या रहती है, अगर विंड उस जगह पे रहती है तो वो जगह सही है विंड एनर्जी फार्म को स्टैब्लिश करने के लिए। द विंड स्पीड शुड बी ऑफ हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। और विंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो स्पीड है टरबाइन की वो भी उसके साथ मेंटेन हो सके। फर्दरमोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज़ लाइक स्टोरेज सेल्स टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड। इसके अलावा वहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, स्टोरेज सेल्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विंड नहीं होती है तो उस टाइम को नीड को पूरा किया जा सके, तो इसलिए स्टोरेज सेल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। और इन फार्म्स को बनाने के लिए क्या होता है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की क्या होती है, ज़रूरत होती है। फॉर 1 मेगावाट जनरेटर द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और अगर उन्हें 1 मेगावाट के जनरेटर को यूज़ करना है, लगाना है, तो उसके लिए जो फार्म है वो 2 हेक्टेयर्स का होना चाहिए। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म इज़ क्वाइट है। और जब इसको जो मतलब जो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है जब इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, तो मतलब इस फार्म को जब इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू वैगरीज ऑफ नेचर लाइक रेन। ठीक है, क्योंकि जो टावर है और जो ब्लेड्स है उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है नेचर में। सन स्टॉर्म एंड साइक्लोन दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। और क्योंकि सन भी आता है, ठीक है, स्टॉर्म भी आता है, साइक्लोन्स भी आते हैं, तो इसलिए उनको भी क्या होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो विंड एनर्जी है ये एक क्या है बेटा, एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स है जिसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक फ्रेंडली क्या है, एक फ्रेंडली रिसोर्स है, फ्रेंडली एनर्जी है, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाती है। ठीक है, इसमें बेटा क्या किया जाता है, एक प्लेस में बहुत सारे विंड मिल्स को लगा दिया जाता है, एक फार्म जैसा बना दिया जाता है, और उसके बाद मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट किया जाता है। जैसे ही विंड आती है, ठीक है, विंड मिल चलता है एंड उससे टरबाइंस क्या होती है बेटा, रोटेट होती है। टरबाइंस के रोटेट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाई जाती है। लेकिन बेटा इसको जो ये जो एनर्जी फार्म है इनको स्टेब्लिश करना थोड़ा सा मतलब काफ़ी कॉस्ट लेता है। एंड साथ ही साथ जब हम इसको स्टेब्लिश करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ हम इसे स्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा महीनों में क्या होना चाहिए, विंड आनी चाहिए। मतलब वो जो एरिया है वहाँ पे क्या होना चाहिए, विंड मतलब फ्रीक्वेंट मतलब टाइम टू टाइम आनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे आए तभी जाके जनरेट होगा। दूसरा क्या है, हमारे पास स्टोरेज सेल्स की व्यवस्था होनी चाहिए कि कभी अगर विंड नहीं है तो हम स्टोरेज सेल्स के थ्रू क्या कर सकें, लोगों को बिजली पहुँचा सकें। एंड थर्ड वन इज़, ठीक है, जो उसकी जो विंड की जो स्पीड होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए ताकि टरबाइन को भी मेंटेन किया जा सके। ठीक है, और जो एरिया होना चाहिए वो 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होना चाहिए। ठीक है, और
ये जो विंड मिल्स हैं इनके जनरेशन के लिए यानी कि इनकी मेंटेनेंस के लिए भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि उनको मेंटेन किया जा सके. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.